नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आप होंगे भी और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। प्यारे बच्चों, 3 वीडियो हम लोग इकाई अंक पे देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने तमाम चर्चा किया और हमने एक रूल उसमें डिज़ाइन किया साइक्लिसिटी के अनुसार कि अगर कोई हमें संख्या दी गई है x, y, z और उसका घात p और इससे हमें इकाई अंक निकालना है, इसका हमें निकालना है इकाई अंक। तो आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि लास्ट ये p के यानी p के अंतिम 2 अंक यानी दहाई और इकाई को लेकर उसमें हम 4 से भाग करें और उसका निकाल लें रिमाइंडर। मान लो वो रिमाइंडर 1, 2, 3 या 0 और 0 आए तो उसकी जगह 4 मानकर चलें आया हो, तो हम क्या करेंगे? प्रश्न का जो दिया गया बेस है उसके इकाई पर वही घात चढ़ा देंगे। 1, z पर 2, z पर 3, देखिए ये ऐसा हम करें, या z पर 4 और इन्हीं का इकाई अंक निकाल लें और वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इतना हम लोग इसके पहले बात कर चुके हैं। जो लोग इस वीडियो से जुड़े हैं वो ध्यान दें। 4 का भाग हम इसलिए करते हैं क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी पर 0 से लेकर के पूरे 9 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 0 के साथ या यूं कहें पूर्ण संख्याएं हैं 0 से लेकर पूरी 9 तक, वो सारे के सारे की साइक्लिसिटी अलग अलग हो, लेकिन 4 पर सब के सब 4 साइक्लिसिटी पर सब के सब सेम यूनिट डिजिट दे देते हैं, इसलिए हम 4 से भाग करते हैं। अब हम यहाँ इसी नियम का प्रयोग करके कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्न आप तक पहुँचाने वाले हैं। तो जो लोग यहाँ से जुड़े हैं वो जल्दी से इस नियम को अपनी कॉपी में लिखें और सवाल लगाने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए देखिए, आपके सामने एक प्रश्न हमने दिया है कि 2 पर घात 17 पर घात 18 पर घात 7 गुणे 3 पे घात 18 पर घात 19 पर घात 8 गुणे 4 पे घात 19 पर घात 20 पर घात 9 गुणे 5 पे घात 20 पर घात 21 पर घात 22 गुणे 6 पर घात 21 पर घात 22 पर घात 23 की वैल्यू क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इनके पूरे सॉल्व करके 4 से भाग देकर घात निकालूं, फिर रिमाइंडर निकालूं, रिमाइंडर से फिर यूनिट डिजिट निकालें, बहुत बड़ी समय का बर्बादी होगा और निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने आपसे ये कहा था कि अगर कोई संख्या ऐसी हो जिसका बेस सम हो और इसके बाद घात चाहे जितना बड़ा हो, वो सारे के सारे प्रश्न को हल करेंगे तो बोलो क्या आएगा? सम आएगा। और यहाँ पर देखो बेस पर 5 है तो निश्चित है कि इसकी इकाई जो आएगी वो 5 ही आएगी, चाहे वो कितना बड़ा घात क्यों ना हो। और फिर हमने कहा है कि जब सम हो और 5 हो तो उसका इकाई अंक बोलो हमेशा क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। यानी ये श्रृंखला चाहे जितनी बड़ी हो, इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रश्न देखिए आपके सामने और है कि 2 पे घात 3 पे घात 4 3 पे घात 4 पे घात 5 77 पर घात 5 का घात 6 5 का घात 6 पर 7 33 7 पे 8 37 8 पे 9 और 1387 पर 1392। अब हमें समस्या आ गई कि 4 से भाग दे करके हम हल करें, आ तो जाएगा, लेकिन दिक्कत है यहाँ पर कि 7 पे घात 8 को हल करें, फिर हम जा करके उसको हल करें, फिर हल करें, बड़ा मुश्किल सा होगा। या हम यूनिट डिजिट को निकालने का जो रिमाइंडर निकालने का जो तरीका है उससे हम हल करें। लेकिन आप पहले तो ये फोकस कर लो यार कि यहाँ पर देखो एक यूनिट 5 है तो इसकी यूनिट तो 5 आनी है। जहाँ भी 5 देखो, 2 ही बात का ध्यान उस पूरी श्रृंखला में दो कि सम कोई उपस्थित है कि नहीं। अगर सम नहीं है तो ये देखो क्या जब सम नहीं है तो सारे के सारे विषम होंगे। भाई 2 ही चीज़ होगा कि अगर सम नहीं है तो सारे के सारे विषम होंगे या सारे के सारे सम होंगे या मिक्स होंगे।
तो यहाँ पर देखो 5 के आते ही हम पूरी निगाह दौड़ाएं तो देखो यहाँ विषम है, घात कुछ भी हो, विषम 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 विषम, एक सम दिख गया हमको। और आपको ये पता है कि जब बेस सम हो, घात कुछ भी हो, तो बोलो रिजल्ट क्या आने वाला है, सम आने वाला है। और सम में 5 से भाग करोगे तो गुणा करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट बोलो क्या आएगी, 0 आएगी। बात समझ में आ गया। तो केवल मेरे प्यारे बच्चों 2 बातों को फोकस करो। 5 अगर श्रृंखला में दिखाई दे दिया तो या तो देखो क्या सारे के सारे सम हैं, तो अगर सारे के सारे विषम हैं, तो अगर सब के सम विषम होंगे तो इकाई पर 5 ही आना है। और अगर एक भी सम दिखाई दे दिया 5 के साथ, तो आप अपने समय को बिल्कुल व्यर्थ न करो और ये समझ लो कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली है भाई, 0 होने वाली है। आइए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते। प्यारे बच्चों, एक बहुत अच्छा सवाल आपके सामने होगा कि 1 पर घात 1 प्लस 2 पे घात 2 प्लस 3 पर 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7, 8 पे 8, 9 पे 9, 10 पे 10 का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने कोशिश किया है कि सारे के सारी संख्याएं आ जाएं और बहुत सारी ऐसी रूल्स हैं जिनको आप डायरेक्ट जानते हैं। तो क्या जानते हैं डायरेक्ट? अब देखो 1 है, कुछ भी घात हो इसका इकाई तो 1 ही होगा। अब देखो यहाँ 2 है, 2 पर घात 2 है, इकाई 4 होगा, कैलकुलेशन के दायरे में है। देखो यहाँ 3 है, 3 पे घात 3 है तो 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, इकाई 7 होगा। अब यहाँ देखो 4, 4 पे घात यहाँ क्या है, सम है, तो बोलो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 4 पे घात सम। और यहाँ देखो 5 है तो यहाँ घात कुछ भी हो 5 ही होगा। यहाँ देखो 6 है तो कुछ भी हो 6 ही होगा। अब यहाँ आते हैं 7 पर। अब आप देखो 7 कौन से है, साइक्लिसिटी 4 का है, तो 7 में 4 से भाग करो, रिमाइंडर 3 आएगा। और 7 पर घात अगर 3 आप करते हो तो 7 गुणे 7 गुणे 7 सते 49, 9 सते 63 इकाई 3 होगी। और आगे बढ़िए, देखिए 8 पर 8 है, 8 पूरा 4 से कटेगा तो हमें 8 पर घात 0 यानी 4 रखना होगा। 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, देखो 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 में 4 चौके 16, 6 इकाई हो गया। और 9 में देखो यहाँ पर क्या है बेटा, विषम संख्या है 9, तो ये 9 का 9 ही रहेगा और ये 0 हो गया। अब जरा हमें चेक करना है कि इनका इकाई अंक क्या होने वाला है। तो आओ देखें, 4 1 5, 7 5 12 में इकाई 2, 6 2 8, 8 5 13 में इकाई 3, 6 3 9, 9 3 12 में इकाई 2 और 6 2 8, और 8 और 9 17 में इकाई बोलो क्या हो गई, 7 हो गई। अतः इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। तो आप बस एक बार उसको अच्छे से आप मिलान करिएगा और सारे नियम को आप अप्लाई करिएगा, प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। एक अच्छा प्रश्न देखिए मैंने यहाँ पे फिर लिया है कि 47 पर घात 33 पर घात 34 का इकाई अंक क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका सवाल ये है कि 47 पर घात 33 पर घात 34, तो हमें सबसे पहले इतने का सलूशन चाहिए और इतने के सलूशन में 4 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम इसके ऊपर घात चढ़ाएंगे। तो चलो हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू n है। अब हमें n में 4 से भाग देकर इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। तो देखो इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ कि 33 गुणे 33 गुणे 33 गुणे 33 गुणे कितनी बार भाई, 34 बार का हम गुणा करेंगे और इसमें हमें भाग करना है टोटल में कितने का, 4 का, और इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। आपको मैं ये बता भी चुका हूँ कि अगर किसी संख्या, एक संख्या का रिमाइंडर निकाला जाए और जितना आए उसका घात अगर हम चढ़ा दें उतना ही, तो हमारा आंसर रिमाइंडर का भी उतने घात हो जाता है। जैसे अगर हम पहले ऐसे समझो कि 33 में अगर हम 4 से भाग देते, ध्यान से सुनिएगा, और ये हुआ 4 वाट है 32 और रिमाइंडर 1 आया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस संख्या का घात n कर दिया जाए
तो रिमाइंडर का घात भी बोलो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसको मैं दोनों तरह से आपको समझा रहा हूँ। पहले तो हम क्या करते हैं, 4 का सभी में भाग करते हैं। बताओ, इसमें भाग करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें भाग करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसमें भाग करोगे 1 आएगा, 1 आएगा। और हमने टिट फॉर टैट नियम आपको बताई है, उसे भी खोज के वीडियो ज़रूर देखिएगा कि जो व्यवहार संख्या के साथ वही व्यवहार उनके रिमाइंडर के साथ होगा। अब बताओ, 1 का गुणा 34 बार किया जाए तो चाहे जितनी बार किया जाए बोलो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। और हमने कहा है कि 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आए हमारे प्रश्न की इकाई पर वही घात चढ़ा दें, ये आपका आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है कि हमने उसको इतनी बार एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करके इसके आंसर को निकाल लिया। बात समझ में आ रही है। अब ज़रा आगे देखिए, दूसरा जो हमने टिट फॉर टैट बताया है वो क्या है। देखिए, हमने ये कहा, ध्यान दीजिएगा भाई, थोड़ा आप लोग पढ़िए, मुझे बार बार दोहराना न पड़े। हमने ये कहा कि जैसे कोई एक संख्या n है, इसमें हमने x से भाग किया और रिमाइंडर r आया, रिमाइंडर r आया। तो ये कहता है कि यदि उस संख्या का कोई घात चढ़ा दिया जाए और इसमें भाग उसी भाजक से दिया जाए तो जो रिमाइंडर पहले आया था वह रिमाइंडर भी उसी घात पर हो जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ 34 नहीं है, हमें क्या है, 33 है। अब बताओ, 33 में 4 से भाग करें तो 4 8 32, रिमाइंडर 1 आया। अब जब 33 पर घात चढ़ा तो कितना चढ़ गया, 34। तो अगर संख्या पर घात चढ़े यानी 1 की जगह 34 तो यहाँ भी 34 हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 का घात चाहे जितना करोगे वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 आया और रिमाइंडर 1 आया तो इकाई के ऊपर वही घात लगा दो, इसके अंतिम अंक को प्राप्त कर जाओगे, यानी यूनिट पर क्या आएगा वो आपको मिल जाएगा। उसी तरह देखो एक सवाल और, ये बहुत बार प्रश्न दिखाई दिया अलग अलग एग्ज़ाम में, और उसे भी देख लो कि उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। देखिएगा, दे रहा है कि 32 पर घात 32 पर घात 32 और पूछता है कि बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अब हम केवल इतने को हल करेंगे, इतने को, इसमें से केवल पहले मैं इतने को हल करूं कि अब देखो ये 32 गुणे 32 गुणे 32 गुणे अंशोवान, बताओ कितनी बार हमें लिखना होगा, 32 बार। ध्यान रखना यार, ये वाला घात कोई इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं, वो रिपीट होता है उतनी बार। 1 1 आए चाहे जितनी बार आए 1 ही आएगा, 0 0 0 ही आएगा। और बहुत ही रेयर ऐसी 0 और 1 के अलावा बहुत ही ऐसा रेयर केस होता है जहाँ पर इस तरह का रिजल्ट आता है, माइनस आ सकता है। अभी हम एक सवाल उस पर भी ले लेंगे। अब देखो, इसमें हमें क्या करना है, 4 से भाग करना है, रिमाइंडर चाहिए। अब बताओ, 4 इसे काटेगा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। टिट फॉर टैट, जो व्यवहार संख्या के साथ वही व्यवहार रिमाइंडर के साथ, तो यहाँ गुणा है तो हम गुणा कर दें। और बताओ, चाहे जितनी बार हो रहा हो ये, अगर 0 0 0 का गुणा करें तो रिमाइंडर बोलो इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 को हमने कहा था किसके बराबर लेने के लिए, 4 के। तो अब बताइए, आपका सवाल तो यहाँ से है, बेस 2 हो गया, 2 पर घात 4 चढ़ा दो, कितना हो गया भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसमें इकाई बोलो क्या आ गई, 6 आ गई। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। मैं एक बात और यहाँ कहना चाह रहा था, उसे भी ज़रा सा देख लीजिए आप लोग, बढ़िया लगेगा। रब कर दो इसको, हाँ चलो। अब जरा यही सवाल देखो, अगर ऐसा होता तब हम क्या करते हैं। देखिएगा, सवाल ऐसा होता तो क्या करते हैं। जैसे मान लो हमने कर दिया 37 पर घात 3 पर घात 30 और पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात हम यहाँ से करने वाले हैं, यहाँ से करने वाले हैं। हमें भाग इसमें देना है 4 से। इसका मतलब क्या है वो देखो,
3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने कै बार बाबू? 30 बार। और इसमें हमें भाग करना है कितने से? 4 से। देखिए जब हम 4 से भाग इसमें देंगे तो रिमाइंडर आएगा -1। भाग दे करके चेक कर लो। 3 भागे 4, 4 एकम 4, घटा दो तो -1। चूँकि 3 भी आएगा तो 3 तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि गुणा फिर 30 बार 3 का करना बहुत भारी होगा। अब देखो यहाँ पर भी हो गया -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1। इस तरह से -1 का गुणा कै बार करेंगे? 30 बार करेंगे। और 30 सम बार हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई सम बार किया जाए तो पॉजिटिव हो जाता है। तो बताओ यहाँ पर रिमाइंडर फिर कितना आया? 1 आया, क्योंकि -1 गुणे -1 देखो हर सम बार पे प्लस हो रहा है। देखो यहाँ प्लस हो गया, 4 बार में करोगे प्लस हो गया, 8 बार में प्लस हो गया, 28 बार में प्लस हो गया, 30 बार में प्लस हो गया। तो आर का मान 1 आ गया। और फिर जब रिमाइंडर 1 आ गया तो हमने क्या कहा कि जो इकाई है वो घात चढ़ा दो, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक सवाल इसमें और देखिएगा कि अगर यहाँ पर सम न होकर विषम हो तब क्या होगा। तो आइए एक प्रश्न हम इस पर और लेते हैं। भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आप लोगों को कराने हैं मुझको, बस आप लोग धैर्य से इसको समझते और देखते चलिए। चलिए जैसे हमने ले लिया 88 पर घात 3 पर घात 137 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी बेटा थोड़ा सा एक बात मुझे और करना था यहाँ पे कि हम जो आपको टिट फॉर टैट बताएं ये उससे भी हल हो जाएगा। तो इस सवाल को पहले मैं उसी से हल करता हूँ। तो देखो हमें निकालना है 3 पर घात 137 में किससे भाग करना है? 4 से। और रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर रूल में हम आपको बता चुके हैं भाई, ध्यान रखें। जो नहीं पढ़े 7 से 8 वीडियो मैंने रिमाइंडर पर दे रखा है, उसे आप ज़रूर देखो। देखो अभी इसको भूल जाओ। हम क्या करें? 3 में 4 से भाग करें, 4 एकम 4, रिमाइंडर -1 आ गया। अब -1 आ गया, इसका घात हमने कितना चढ़ा दिया? 137। तो हम इसका भी घात 137 चढ़ाएंगे, क्योंकि हमने कह रखा है कि जो संख्या पे घात होगा वही घात रिमाइंडर पर हो जाएगा। और बताओ -1 पर घात कोई विषम हो तो रिजल्ट क्या आएगा? -1 आएगा। और माइनस को एक्सेप्ट कर नहीं सकते। तब क्या है? माइनस को प्लस बनाने के लिए जिससे भाग दे रहे हैं उसको जोड़ेंगे और इसका रिमाइंडर बोलो क्या आएगा? 3 आएगा। वही काम अगर मैं इसको गुणा करके दिखाएं आपको तो देखिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने अंशों गुने ये कितनी बार? 137 बार लिखना होगा इसको। अब बताओ अगर मैं इसमें 4 से भाग करूं तो देखो ये कट के -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, -1 आएगा। अब बताओ अगर 2 का गुणा किया प्लस, 3 का गुणा किया माइनस, 4 का गुणा किया प्लस, 5 का गुणा किया माइनस। आप देख रहे हो कि हर विषम पर -1 वैल्यू आ रही है और हमें 137 बार गुणा करना है इसका। तो इसका मतलब जो इसका रिमाइंडर आएगा बोलो क्या आएगा? -1 आएगा। और माइनस को हम एक्सेप्ट कर नहीं सकते तो ये क्या होगा? इसमें हम ले जा कर के भाजक को जोड़ेंगे 4 को। अब बताओ इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। और फिर हमने कहा कि जो रिमाइंडर आए अंतिम संख्या पे घात चढ़ा दो, यानी 8 गुणे 8 गुणे 8। देखो 8 अट्ठे 64 में इकाई 4, 4 8 32 में इकाई 2, और ये 2 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह के प्रश्न आपसे टकराते हैं तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना होगा। आइए कुछ सवाल और लेते हैं। देखिए एक सवाल मैंने आपके सामने और रखा कि 18 पे घात 17 पे घात 16 पे घात 15 पे 14 पर 13 पर समथिंग 2 पर घात 1 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए तो हमें क्या करना है? हमें इतने को पहले हल करना होगा, इतने को, और इसमें 4 से भाग करना होगा। और 4 से भाग करके जो रिमाइंडर आएगा उसके अनुसार इसे हल करना होगा। तो आप ये बताओ कि क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ 17 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 गुणे अंशों गुणे 16 पे घात 15 पर घात 14 पर घात 2 पर घात 1 बार। इतनी बार मैं इसको लिखूं और इसमें हमें क्या करना है? 4 से भाग करके आंसर को निकालना है। अब आप ये देखो यहाँ से अगर हम भाग करें तो आएगा रिमाइंडर 1,
एक एक, 4 चौक 16, एक एक एक, एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक, कितनी बार? इतनी बार गुणा करना होगा, कोई दिक्कत नहीं यार। एक का गुणा चाहे जितनी बार करो, वैल्यू तो एक ही आनी है। तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया? एक आ गया। और 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर होगा वही हम इसकी इकाई पर घात लगाएंगे, और बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है हमारी? गुड। तो अब देखिए, इस तरह से अगर प्रश्न हमें सॉल्व करना होता है तो हम 4 से भाग देकर इनकी फ्रीक्वेंसी को तलाश लेते हैं और हम उसको वहाँ से रिमाइंडर को निकाल के हल कर लेते हैं। देखो, ये टिट फॉर टैट रूल से भी हम इसको कैसे लगा सकते हैं। अगर मैं ये बात करूं कि हमें 17 में 4 से भाग करना है तो 4 चौक 16, रिमाइंडर 1 आएगा। अब इसका घात हम लगा दें 16 पर, 15 पर, 14 पर, 13 प्लस 2 पर 1, तो इसका भी घात वही लग जाएगा। 16 पर, 15 पर, 14 पर, 13 प्लस 2 पर 1, और 1 का घात चाहे जितनी बड़ी राशि हो, वैल्यू क्या आने वाली है? 1 आने वाली है। तो इसका जो है आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस तरह के सवाल देख करके घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ये डराने के लिए होता है, और सवाल बहुत आसानी से सॉल्व होने लायक होता है। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए, तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल बहुत आसानी से करेंगे। और एक प्रश्न हम और आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, तो आइए ज़रा सा एक प्रश्न हम और देख लेते हैं। चलो बेटा, देखना इसको। हमने लिखा 22 पर घात 7 पे घात 1 पर घात 2 पर घात 3 पर 4 अंशोवान, और अगर मैं यहाँ से ले लूँ पर घात 110 का इकाई अंक क्या होगा? अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई, क्योंकि इतने से भाग करना है तो हम 7 में भाग करेंगे। अगर मैं इसी सवाल को हल करूँ कि 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे अंशुमान कितनी बार, तो 1 पर घात 2 पर, 3 पर घात 4 पर घात 5 पे घात 110 बार हल करेंगे। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं 4 से भाग करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 4 से अगर मैं भाग करूं तो इसका रिमाइंडर 3 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 3 आएगा, यानी हम इतने का वैल्यू जितना आएगा उतनी बार 3 से गुणा करेंगे। तो ये एक डरावना सा केस बना, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ का देखो बेस क्या है? 1 है, और आपको पता है कि 1 का घात चाहे जितना हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। यानी ये प्रश्न केवल और केवल ये होगा कि 7 गुणे 7 गुणे 7 कितनी बार हमें करना होगा? 1 बार करना होगा। यानी 7 में 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर बोलो क्या आएगा? 3 आएगा। और अब हम इस इकाई के घात पर 3 लगा दें तो बोलो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा है कि आप यहाँ से देखो कि 1 के ऊपर घात है, तो इतना तो हमें बिना हल किए इसका आंसर मिल गया, क्या? 1। और अब देखो, अगर इसे हम हल करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई? देखिए, अगर मैं इसको हल करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 22 पर घात 7 पर 1, और फिर इसे हल करूं तो क्या लिख सकता हूं कि 22 पर 7, और आप तो फिर आ गए उसी जगह। अब 7 में 4 से भाग करो, 7 में 4 से भाग करो तो देखो रिमाइंडर क्या आया? 3 आया। और आपको मैं बताया हूँ कि इकाई पकड़ो, जो रिमाइंडर है घात लगा दो, और यही प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हर एक प्रश्न जो देखने में डर पैदा करता है, ज़रूरी नहीं कि वो कठिन होता है। उसमें कहीं न कहीं एक ऐसे कमज़ोर बिंदु को रखा जाता है जिससे कि हमें सॉल्व पूरा नहीं करना पड़ता, आंसर उसका आ जाता है। तो ऐसे सवालों से भी आप अलर्ट रहेंगे। इस तरह का सवाल अगर दे करके यूनिट डिजिट पूछता है तो आपको परेशान होने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम एक प्रश्न और उठाते हैं। प्रश्न देखिए आपके सामने ये है कि अगर a पर घात 17 माइनस a पर घात 9 बराबर x, बीच में कुछ गैप है, y गैप है, z हो, जहाँ a
एक 0 से बड़ा पूर्णांक है तो z का मान होगा 1, 2, 0 ज्ञात नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं कि अगर हमारा प्रश्न है a पर घात 17 माइनस a पर घात 9, तो देखो z पर अगर प्रश्न किया जाए तो z जो है इस प्रश्न के सलूशन का कौन सा अंक है, तो आप कहेंगे कि ये इकाई अंक है। z जो है, शायद यहाँ पे वीडियो में नहीं आ रहा है, z जो है वो बोलो क्या है, तो आप कहोगे कि ये इसका यूनिट नंबर है। इसका मतलब है कि इनके सलूशन का जो यूनिट नंबर आएगा वही z की वैल्यू होगी। तो आओ ज़रा देखा जाए कि इनका यूनिट नंबर क्या आएगा। चलो, अब इनके यूनिट को निकालने के लिए हमने आपसे बता रखा है ना कि इसके घात में, मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ पर क्या है, ये मालूम होता तो हम साइक्लिसिटी जान जाते, हम सीधे सीधे लिख देते। कोई बात नहीं, कॉमन नियम तो हमने बता ही रखा है 4 से भाग देकर। तो देखो अगर मैं 17 में यहाँ 4 से भाग करूँ तो 4 चौक 16, एक रिमाइंडर आएगा, अर्थात यहाँ की जो इकाई अंक होगी वो a पर घात 1 होगी। बोलो, और यहाँ देखो अगर मैं 9 में 4 से भाग करूँ तो 4 दूनी के 8, रिमाइंडर 1 आएगा, यानी इसका भी 1 आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि अगर हम कुछ भी संख्या लिखें जो इकाई यहाँ हो, नीचे भी हम कुछ भी लिखें वही इकाई यहाँ हो, और ये आपस में घटाया जाए, तो बोलो जब ये इकाई सेम है तो ये घट के बोलो क्या आ जाएगा, 0। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी आया होगा इधर इकाई a है, यहाँ भी कुछ भी आया होगा क्योंकि घात a का मतलब a ही होता है। अब बताओ कि जो भी आया होगा इधर वाले का उसका इकाई a होगा, और जो इधर आया होगा उसका भी इकाई a होगा। इकाई से इकाई घटा होगा तो इकाई के नीचे क्या आया होगा, 0, और ये उस सलूशन का इकाई है, अतः z का मान बोलो क्या सही होता है यहाँ पर, 0। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, और एक टेक्निकल प्रश्न ये माना जा सकता है कि इस तरह के प्रश्न से ये लड़के छोड़ के भागते हैं कि इनको हम करें कैसे। ठीक है, तो आइए कुछ बातें और कर लेते हैं। और अब आप इतने से तो क्लियर हो गए होंगे, कितना संभव है कि एग्जाम्पल हम दे पाएँ आपको। अब नियम जान गए होंगे, और अब थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं 10 के गुणांक का। अभी हम लोगों ने केवल इकाई की बात किया, अब वो कोई नंबर, वो स्थान के अनुसार आपसे वैल्यू को पूछ सकता है। अब ज़रा ये बताओ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ज़रा ये बताओ कि हमारे पास एक संख्या 2 है पर घात 3 है, और एक संख्या 10 है इस पर भी घात 3 है मान लो। तो देखो इसको अगर हल करोगे तो ये आएगा 8, इसको हल करोगे तो ये आएगा 1000, अर्थात ये टोटल रिजल्ट आ गया बोलो 1000, यानी 8000। आप एक चीज़ देखिएगा कि जो 10 पर घात आता है वो हमेशा लास्ट के 0 को बनाता है, यानी 0 के बाद जो अशून्य अंक आएगा वो 10 के अलावा जो उनके साथ गुणा कर रहे होंगे उनसे आएगा, और उनमें भी जो पहला अंक आएगा वह उस जो 10 के अलावा संख्या है उसकी इकाई अंक ही पहले में आएगी। अब जैसे मैं एक उदाहरण और उठा लेता हूँ, जैसे मैंने उठा लिया 12 पे घात 2 गुणे 10 1000, चलो मान लो ये करते हैं। अब देखिए जो 3 0 लेकर है वो लास्ट से 3 0 तो वो घेर लेगा। अब जो हमारा शून्य के बाद अशून्य आएगा वो इसके सलूशन से आएगा, और वह भी इसके सलूशन का इकाई से शुरुआत होगी। तो बताओ अब देखो अगर मैं यही बात करूं कि 2 घात है और यहाँ पे इकाई पर 2 है, तो 2 पर 2 है, इकाई बोलो क्या आएगी 4, यानी शुरुआत 4 से होगी। और आपको पता भी है कि 12 का स्क्वायर बोलो क्या होगा 144। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए किसी सवाल के दाहिने से जो पहला अशून्य होगा
जो जीरो नहीं होगा वो कौन होगा। तो हम पूरे प्रश्न में ये तलाशेंगे कि 10 का कितना घात तैयार हो रहा है, जितना घात तैयार होगा उतना पीछे जीरो लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद जो इकाई हमें मिलेगी वही शून्य के बाद की पहली अशून्य अंक होगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब जरा सा मैं आपसे ये बात करूं, प्रश्न देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। मेरे पास तो प्रश्न नहीं है वो एग्जैक्ट, लेकिन उस पर हम कुछ क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। सवाल ये आ गया कि 5 पे घात 4 गुणे 2 पर घात 25 के गुणनफल में दाएं से पहला अशून्यक अंक क्या होगा। देखिए सवाल आया कि 5 पे घात 4 गुणे 2 पर घात 25 के दाहिने से पहला अशून्यक अंक क्या होगा। अब हमने ये कहा कि जितना दाहिने शून्य बन सकता है अधिक से अधिक उसे आप निकाल लो, उसके बाद जो बचा उसका जो इकाई होगा वही होगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखो कि यहाँ 5 और इसमें से 2 निकल करके 10 तैयार करेगा। अब कितना अधिक से अधिक 10 पर घात तैयार होगा। तो देखो क्या इस सवाल को हम ये लिख सकते हैं 5 पे घात 4 2 पर घात 4 गुणे 2 पर घात 21 लिख सकते हैं। इतने को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 10 पर घात 4 गुणे 2 पर घात 21। अब आप ये जान लो कि ये जो है ये तो पीछे शून्य बनाएगा, 4 ठो शून्य बना देगा, 1 2 4 बना देगा। ये आपका अशून्य देगा ही नहीं। अशून्य कौन देगा, ये देगा। तो इसमें भी कौन देगा, इसका इकाई देगा। इसमें भी जो अशून्य देगा वो कौन होगा, इससे जो इकाई प्राप्त होगी, क्योंकि शुरुआत इकाई से होगी और संख्या इधर की तरफ बढ़ेगी, इकाई होगी। तो हम इसका इकाई अंक निकालेंगे। इकाई कैसे निकालेंगे भाई, 2 यानी 21 में करेंगे किससे, 4 से भाग, 4 पंजे 20, बोलो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। और आपको मैं बताया हूँ कि जो रिमाइंडर आए वही घात चढ़ा दो, वो इकाई होगा। यानी इसका सलूशन जो भी आएगा उसकी इकाई अंक बोलो क्या आएगी, 2 आएगी। अतः हम ये कह सकते हैं इतने के गुणनफल में दाएं से पहला अशून्य अंक बोलो कौन होगा, 2 होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा इसी सवाल को अगर पूछ दिया होता कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मान लो ये सवाल में पूछ दे कि इतने के गुणनफल में 10,000वां अंक कौन होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना यार कि वो जब भी पूछेगा तो जितना घात यहाँ पे 10 पे लगा है उतना जीरो पीछे लगाकर काउंट कर लेना। तो वो या तो शून्य का केस होगा या इकाई होगा, कभी दहाई की तरफ नहीं लाएगा आपको, क्योंकि इसका दहाई निकालेंगे फिर वो प्रक्रिया कुछ और हो जाती है। ठीक है, एक सवाल और उठाते हैं इस तरह का, देखिएगा। सवाल देखिएगा, पाँच पे घात 3 गुणे 2 पर घात 13 का देखिएगा। पहला केस मैं पूछता हूँ कि दाएं से पहला अशून्यक अंक
क्या होगा। दूसरा मैं आपसे पूछता हूँ कि 1000वां अंक क्या होगा। तीसरा मैं पूछता हूँ कि 10,000वां, या ऐसा कर लो 1000वां एवं दहाई अंकों का योग क्या होगा। अब वो तमाम प्रश्न बनाएगा, वो आपके विवेक पर होगा। देखिए चलिए, मैंने 3 सवाल इसमें ले लिया कि 5 पे घात 3 गुणे 2 पे घात 13 का दाएं से पहला अशून्यक अंक क्या होगा, 1000वां अंक क्या होगा, और 1000वां और दहाई अंकों का योग क्या होगा। अब आप इसमें जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 का घात बना सकते हो बना लो। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 13 है, 2-3 घात लेकर बाहर आ जाए तो ये तैयार हो जाएगा। मैं लिख के दिखा दूँ कि 5 पे घात 3 गुणे 2 पर घात 3 गुणे 2 पर घात 10। बोलो भाई, ये तो आ गया 10 पर घात 3 गुणे 2 पर घात 10। मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, ये 1000 है तो इसका मतलब ये लास्ट में 3 जीरो बना देगा। अब जो हमारा पहला केस यहाँ पर आएगा वो आएगा इसका इकाई अंक। मेरी बात समझ में आ रही है। 3 घात होने की वजह से 3 जीरो तो यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा इसका इकाई अंक। और इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, 10 में करेंगे 4 से भाग, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 2, और 2 पर घात ये रिमाइंडर चढ़ा देंगे 2, इकाई बोलो कौन आ गई, 4 आ गई। आगे क्या है ये हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब आइए, कहता है दाएं से पहला अशून्यक अंक, देखो 0 0 0 अशून्यक अंक, तो बताओ इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। इसके बाद पूछा 10, देखिए यहाँ पर 1000वां अंक पूछ रहा है, तो 1000वां अंक क्या होगा, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 1000वां अंक बोलो बेटा क्या हो गया, 4। आगे कहता है कि 1000वां अंक एवं दहाई अंक का योग, तो बताओ दहाई में कौन है, पहले 1000वां अंक कौन है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 4 है, और योग का मतलब प्लस, और दहाई में कौन है, इकाई दहाई 0 है। बोलो इसका भी आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इस तरह के सवाल अब जो भी यूनिट डिजिट पर पूछा जाएगा उसे आप बखूबी लगा ले जाएंगे। एक सवाल मैं आपको और करा दूँ जो घटाव के केस में होता है, या 2 सवाल और करा देता हूँ, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल होगा। और आइए 2 प्रश्न हम और करते हैं। चलिए 2 सवाल आपके सामने आ गया है। ये है 133 पर घात 33, -27 पर 17 प्लस 90 पर 189 -41 पर 14 का इकाई अंक क्या होगा। आपको याद होगा मैंने आपको बता रखा था कि जब पॉजिटिव का इकाई अंक अलग निकाल लें, नेगेटिव का इकाई अंक अलग निकाल लें। पॉजिटिव का ज़्यादा हो, नेगेटिव का कम हो, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव को घटा दें। दोनों का बराबर होगा तो इकाई 0 होगी। और अगर पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज़्यादा है, तो पॉजिटिव में 10 जोड़ करके नेगेटिव को घटा दे, आ जाएगा। तो इसी का एक प्रयोग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसका इकाई निकाल लें। तो देखो यहाँ पर 33 4 से भाग करेंगे, 4/32, एक रिमाइंडर बचेगा तो इसका 3 आएगा। और यहाँ पर देखो 7 17 में 4 से भाग करें, 4 चौक 16, एक बचेगा, 7 पे घात 1 होगा। यहाँ पर 7 पर 1 माइनस, यहाँ पर देखो 0 है तो घात कुछ भी हो 0 होगा। और यहाँ पर देखो अगर 1 है, घात कुछ भी हो 1 होगा। अब अगर इसे हल कर लिया जाए तो देखो इसका रिजल्ट आता है। पहले आप पॉजिटिव में देखो कितना आएगा, तो 3 और 0 मिला करके 3 होगा। और नेगेटिव में कितना आएगा, 7 माइनस का है और 1 माइनस का है, -8 आएगा। अब आप देखो इसको कैसे हल कर रहे हैं। हमने कहा पॉजिटिव का अगर इकाई नेगेटिव से कम हो जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 को जोड़ेंगे।
10 को जोड़ेंगे और तब जा कर के हम निगेटिव वाले को घटाएंगे। इसका आंसर बोलो क्या आएगा, 5 आएगा। यानी इस पूरे को सॉल्व कर दिया जाए तो इसका एक इकाई अंक क्या आने वाला है, 5। दूसरा है कि अगर आप यहीं से हल कर लीजिए, अगर आप यहीं से हल करें तो इसका रिजल्ट देखो आएगा -5। अब माइनस में आ जाए तो लास्ट में 10 जोड़ दीजिए तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। और अब देखो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 5 आ गया। आइए एक सवाल और देखिए, 30 पर घात 272 का दाएं से प्रथम अशून्यक अंक क्या होगा। तो यहाँ पर हमें 10 को मैक्सिमम निकालना है। क्या इसको मैं ये नहीं लिख सकता हूँ कि 3 पर घात 272 गुणे 10 पर घात 272। इसका मतलब ये वाला रोल तो 0 0 का काम करेगा, 0 0 का काम करेगा कई बार, 272 बार। लेकिन उससे हमारा क्या मतलब है, हमें तो पहला अशून्यक चाहिए। और पहला अशून्यक कौन देगा, इसका इकाई, इसका इकाई। अब बताओ, यहाँ 272 है, लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग करें तो देखो ये कटेगा, 4 एकम 4 3 2 18। रिमाइंडर बोलो कितना आ गया बाबू, 0 आ गया। और 0 आ गया तो हम इसके घात कितना चढ़ाएंगे, 4। अब बताओ 3 पे घात 4 का मान कितना हो रहा है, 81। और 81 में इकाई 1 होगी। अतः हमारा जो प्रथम दाएं से प्रथम अशून्यक होगा वो बोलो कौन होगा, 1 होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आज हम लोग इकाई अंक समाप्त कर लिए हैं। और अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि गुणनफल में किसी संख्या की अधिकतम घात या आवृत्ति कितनी होती है और कौन सी संख्या किसी गुणनफल में कितनी बार सम्मिलित होगा। और उसी का एक पार्ट होगा कि अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। जैसे अभी आप अशून्यक देख रहे हो तो अब हमें निकालना होगा कि दाहिनी ओर कुल शून्य कितने आएंगे। तो अभी 2 पार्ट इस नंबर सिस्टम का, प्योर नंबर सिस्टम जिसको कहें, बचा हुआ है। फिर हम लोग नंबर सिस्टम में ही संख्या पे आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। क्योंकि रात भी बहुत हो गई भाई, इसमें लगभग 2:45 बजने वाला है। तो अब आप भी पढ़ाई को ध्यान दीजिए और देखिए कितनी मेहनत के साथ वीडियो हम आप तक भेज पा रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार वही कहता हूँ कि कोई भी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। कैमरा मैं ही चलाता हूँ, रिकॉर्डिंग मैं ही करता हूँ, तो एडिटिंग का कोई साधन नहीं है, जो है वो है। तो कैलकुलेशन वगैरह में भी अगर कहीं फॉल्ट होता है तो उसे आप लोग सुधार करके पढ़िएगा। क्योंकि कैलकुलेशन को सुधारने का चांस मेरे सिस्टम में नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो मैं बना रहा हूँ वो पूरा पूरा आप तक पहुँच रहा है। तो आप तो इतने समझदार है ही हैं कि जहाँ पर भी गलतियाँ हो रही हैं उसे आप सुधारेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।